हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड। मैं डॉक्टर बी एस मीना, प्रिंसिपल साइंटिस्ट एनडीआरआई करनाल से बात कर रहा हूँ। मुझे जो प्लेटफॉर्म दिया गया है एमआईटी बिजनेस स्कूल में दिया गया है, मैं इसके चेयरमैन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया है कि आप सब लोगों के बीच में मैं अपने विचार रखूँ कि आप अपने पशुपालकों को कैसे गाय भैंसों को पशुपालक कैसे बचाएं, या इस कोविड-19 के दौरान पशुओं पर क्या-क्या प्रभाव हो सकते हैं, जिससे कि दूध उत्पादन में कमी आ सकती है या अपने दूध को बेचने में दिक्कत आती है। तो इन सभी समस्याओं के बारे में अपन बारी से विषय चर्चा करेंगे, और यदि आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझे बता दीजिए। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। जो ये कोरोना वायरस है, जिसे कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, अभी तक जो हमारे इंडिया में करीब 2 लाख से ज़्यादा ये केस इंसान में हो चुके हैं, और धीरे-धीरे ये अपने पैर पसारते जा रहा है। हालाँकि ये कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है। पशुओं के बारे में बात करें तो पशुओं में कोरोना कई जो वायरस है आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जैसे कि कुत्तों में, बिल्ली में, चमगादड़ में, इवन इवन हमने देखा है कि विदेशों में गायों में भी हुआ है, लेकिन ये पशुओं से इंसान में नहीं फैलता। अभी रिसेंटली जो हमने स्टडी देखी थी कि चाइना, थाईलैंड, यूएसए और इवन रशिया में कुछ बिल्लियों में इनके हल्के से सिम्पटम्स देखे गए थे, लेकिन वो स्पष्ट नहीं है कि कोविड-19 के हैं या दूसरे कोरोना के हैं। गाय-भैंस में अभी अपने भारतवर्ष में इसका कोई भी संक्रमण नहीं हुआ है, लेकिन इसका दूसरी तरह से प्रभाव हमारी गाय-भैंसों पर पड़ता है। जैसे कि अभी लॉकडाउन था, हम आहार बाज़ार से परचेज़ नहीं कर सकते, या चारा हम खेत से नहीं ला सकते, या भूसा की व्यवस्था नहीं कर पाते, तो ये सारी बातें ऐसी थी जिससे कि हमारे पशु का उत्पादन कम हो गया। अब मेरी कुछ सलाहें हैं जो पशुपालन भाई अपने पशुपालकों के लिए एप्लीकेबल करें। कोई भी इंसान अपने पशुओं के संपर्क में रहता है, वो हाथ प्रॉपर्ली साबुन के घोल से धोएँ, मुँह पर मास्क लगा हो, और जब भी पशुशाला में जाएँ, कोशिश करें कि एक ही व्यक्ति एक समय में जाए। किसी भी नव आगंतुक को अपने पशुओं के पास ना आने दें। ये भी ध्यान रखें कि जो नव आगंतुक आ रहा है उसके मुँह पे मास्क लगा हो, और वो अपने हाथ भी साबुन के घोल से धोता रहे। कोशिश ये रहे कि आप खुद भी और नव आगंतुक भी कभी भी आपके पशुओं को नंगे हाथ से ना छुएँ। अब ये आते हैं कि दूध निकालना है तो हाथ समय के लगाना पड़ेगा। उससे हमें क्या करें कि कुछ सावधानियाँ हैं। जो दूध निकालने वाला है, वो अपने हाथ साबुन के घोल से धो ले, साफ टॉवल से साफ करें, और जो बाल्टी से दूध निकालना है, वो भी आप साबुन के घोल से या जो लाल दवा होती है उसके घोल से धो के ही आप अपनी बाल्टी को लेके जाएँ, और उसके बाद थनों को आसानी से धोएँ, और उस जो लाल लाल दवा घोल है या साबुन घोल से थनों को धोएँ, फिर कपड़े साफ कर लें, और उसके बाद आप दूध को निकालें। एक पशु से दूध निकालने के बाद जब दूसरे पशु को दूध निकालते हैं, तो पुनः आप अपने हाथों को साबुन के धूल से धोएँ। एक अभी जो समस्या हमें देखने में आ रही है कि गर्मी के मौसम में जैसे तापक्रम बढ़ता है, तो दूध का उत्पादन कम हो जाता है। दूसरी तरफ से क्या हुआ है कि जब किसान भाई सब डरे हुए हैं कि हमारे पशु में कोरोना ना चला जाए, तो हम पशुओं के पास भी कम जाते हैं। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो हमारे गाय-भैंस है, ये भी एक जीवित पशु है, और ये हमेशा इंसान का साथ चाहते हैं। जो मालिक इनको देखता है, तो वो उनका साथ चाहते हैं, जिससे कि वो अपनापन फ़ील कर सकें। जिसे हम कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग ना हो। गाय-भैंस के केस में ऐसा है कि प्यार से पेश आओगे तो उसमें दूध उत्पादन करने वाली जो हार्मोन्स हैं, वो अच्छे निकलेंगे। यदि हम गुस्से से, डर से पेश आएँगे, तो दूध पैदा करने वाली जो ग्रंथियाँ हैं, उनका विपरीत प्रभाव पशु के दूध उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि जब भी गाय-भैंस आपके पास है, तो उसको आप प्यार से हैंडल कीजिए और अच्छे से चारा-पानी खिलाइए। अब क्या उपाय करें जिससे कि हमारा दूध उत्पादन बना रहे? जहाँ तक संभव हो, ज़्यादा से ज़्यादा हरा चारा खिलाएँ। हम इस गर्मी के मौसम में संभव नहीं है, तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि कम से कम 5 किलो हरा चारा एक पशु को 1 दिन में देना अनिवार्य है। जिससे कि जो पशु के पेट में बहुत सारी क्रियाएँ होती हैं, जिसे हम मेटाबॉलिज़्म एक्टिविटीज़ कहते हैं, उनको चलाए रखने के लिए जो पेट में जीवाणु होते हैं, वो सब एक्टिव बनाए रखने के लिए कम से कम 5 किलो हरा चारा ज़रूरी है।
कि हरे चारे में मिनरल्स, विटामिन पाए जाते हैं जो पशु के इम्यून सिस्टम को यानी कि रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। अभी पीछे ये डिस्कशन चल रहा था कि इंसान अपना इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ाए, तो लाइकवाइज हम ये कहना चाहेंगे कि अपने पशुओं में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को किसान भाई बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के लिए कुछ छोटे-छोटे उपाय हैं जो मैं आपको शेयर करता हूँ। सबसे पहला उपाय ये है कि कभी भी अपने पशु को स्ट्रेस में ना आने दें। कभी भी नव आगंतुक को पशु के पास ना आने दें। कुत्ते-बिल्लियों को पशुशाला में ना आने दें और जहाँ पशु आपने बाँध रखे हैं, उनका इस समय स्थान परिवर्तन ना करें। यानी कि जिस पशु घर में पशुओं को बाँध रहे हैं, उनको वहीं पे बाँधें। जब नई जगह पे आप ले जाएँगे, तो पशुओं में हल्का-सा सोशल प्रेशर आ जाता है, जो स्ट्रेस में आ जाता है। दूसरी बात, इस मौसम में दूसरे पशुओं को खरीद के अपने पशुओं के पास ना लाएँ। एक ये है कि सुबह-शाम पशुओं को आप ताज़ा पानी उपलब्ध कराएँ। गर्मी के मौसम पर आमतौर पर 80 से 120 लीटर तक पानी एक पशु पी लेता है। हमने ये भी देखा है कि कुछ पशु जो बड़े भैंस है हमारी, वो 120 लीटर से ज़्यादा पानी भी 24 घंटे में पी लेती है। हमारा मानना ये है कि आप पशु को सुबह-शाम 2 टाइम तो कम से कम उसके पास पानी उपलब्ध करें। चारे के बारे में एक छोटा-सा सिद्धांत है, वो अडॉप्ट कीजिए। जब गर्मी का मौसम बढ़ता है, तो हमें सुबह जल्दी और शाम को लेट यानी कि जब सूर्य देवता तेज रूप में ना हो, यानी गर्मी का मौसम ज़्यादा ना हो, सीधी तेज किरण ना पड़ रही हो, उस समय आप दाना, चारा पशुओं को एक घर पे ही आप अच्छा राशन बना सकते हैं। उसके लिए यदि आप अपना नोटबुक उठा लें, पेन ले लें, तो मैं कुछ चीज़ें हैं जो 5 मोटे-मोटे अवयव हैं, जो दाना मिश्रण में दिए जाते हैं, वो आप लिख लीजिए। सबसे पहले इसमें आता है अनाज। आपके घर में कोई भी अनाज है, 2-3 तरह का अनाज जैसे गेहूँ है, जौ है, मक्का है, बाजरा है, इनमें से कोई भी 2 या 3 अनाज 30 से 33% ले लीजिए। इसके बाद जो खड़ मिलती है बाज़ार में, चाहे वो सरसों की हो या बिनौला की खड़ हो, कोई भी खड़ हो, तो 1 से 2 तरह की खड़ आप 30 से 33% खड़ ले लीजिए। फिर जो चोकर होती है, जिसे बहुत से चुर्री भी कहते हैं, ये भी हमें 30 से 33% लेनी है। चुर्री में हो सके तो दाल वाली चुर्री ला सकते हैं आप, मूँग की दाल की हो, मसूर की दाल की हो, अरहर की दाल की हो, किसी की दाल की हो, तो वो भी आप 30 से 33% मिला लीजिए। ये तीनों बराबर की मात्रा में होंगे। अब आता है मिनरल मिक्सचर जिसे कि हम खनिज लवण बोलते हैं, ये 2% चाहिए। इसके बाद जो साधारण नमक है, वो हमें चाहिए 1%। इन 5 चीज़ों को मिलाकर हमने उच्च क्वालिटी का राशन अपने घर में ही बनाना। मैं दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ। अनाज 30 से 33%, खड़ 30 से 33%, चुर्री या चोकर 30 से 33%, खनिज लवण या मिनरल मिक्सचर 2%, नमक 1%। इन सब चीज़ों को बना कर के भी आपको मिला के रखना है और जब पशु को आप दाना देते हैं, उसमें ये मात्रा आप डालें। ये बाज़ार से जो दाना तैयार मिलता है, उससे बढ़िया क्वालिटी का आप घर पे ही अच्छा बना के रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पशु का दूध उत्पादन बढ़े ही बढ़ेगा, साथ में जो पशुओं में जनन अंग है, जैसे कि बच्चा समय पे नहीं आ रहा है या पशु गर्मी में नहीं आ रहा है या कभी-कभी अबॉर्शन हो जा रहा है या पशु गर्मी में तो आता है लेकिन ठहरता नहीं है, इन बीमारियों में भी सुधार होगा। अभी कुछ भाई ये कहते हैं कि हमारे पशुओं को गर्मी में आने में टाइम लगता है या कंसीव नहीं करती। हम ये कहते हैं कि हमारी विज्ञान के बेस पे बात करें, हमें मोटा-मोटी बात है कि 14 से 15 महीने में हमें गाय, भैंस से 1 बच्चा चाहिए। यदि 15 महीने तक पे बच्चा नहीं होता है, तो हमें दिक्कत आ जाती है कि हमें उस गाय-भैंस का पालने का ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि सर्विस पीरियड यानी कि जब गाय-भैंस ने एक बार बच्चा दे दिया है, तो दोबारा कंसीव कितने दिन में करनी है। आमतौर पर माना गया है कि 60 दिन के अंदर-अंदर उसको कंसीव कर लेना चाहिए। पहली बार वो गर्मी के लक्षण 45 दिन में दिखाना प्रारंभ करता है। हो सकता है 60 दिन में करें या 90 दिन में करें। 90 दिन के अंदर-अंदर ये गर्मी में नहीं आ रही है या कंसीव नहीं कर रही है, तो आपको नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करना है और उसकी सलाह अनुसार अपने पशु का इलाज करना है। यदि ये समस्या है तो एक छोटा-सा नुस्खा है जो आप अपने घर पे कर सकते हैं और सभी किसान भाइयों को ये करना चाहिए। 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर प्रत्येक पशु को प्रतिदिन देना चाहिए।
मिनरल मिक्सचर में सभी आवश्यक 16 से 18 मिनरल्स होते हैं जो हमारे पशु को स्वास्थ्य बनाए रखने में कामयाब हैं। ये दूध तो बढ़ाते हैं, साथ में पशु का वजन भी बढ़ाते हैं और जो अंदर जो जनन अंग है, जो जिसे कि हम यूट्रस बोलते हैं, अपन बच्चादानी बोलते हैं या अंडादानी बोलते हैं, उनका भी विकास अच्छी तरह से चलता है। अब ये एक क्वेश्चन आज के समय में चल रहा है कि हमें किस पशु पे ज़्यादा ध्यान दें। तो अपन स्टार्ट काफ से ही करते हैं। काफ का मतलब है जो छोटे पाड़ा-पाड़ी बोलते हैं आप या कटड़ा-कटरी बोलते हैं भैंस के केस में, गाय के इसमें बोलते हैं बछड़ा-बछड़ी। तो ये जो 6 महीने के आस-पास के होते हैं, इनमें थोड़ा-सा इम्यून सिस्टम वीक होता है, इनमें बीमारी जल्दी आकर्षित हो जाती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इनका विशेष ध्यान रखें। यानी कि कोई भी नया पशु या नव आगंतुक इंसान इनके संपर्क में ना आए, जिससे कि इनके ऊपर वायरस का अटैक। इनको विशेष ध्यान रखिए और इनके लिए मोटा-मोटा बात है कि जब ये 1 महीने का होता है, पहले महीने का है, तो वज़न का 10वाँ हिस्सा इनको दूध पाए। जैसे मान लो जो गाय-भैंस का बच्चा जब पैदा होता है, ऑन एन एवरेज 30 से 35 किलो के आस-पास का होता है। मान लो वो 35 किलो का है, तो साढ़े 3 किलो दूध हमें 24 घंटे पिलाना है। दूसरे महीने में 20%, तीसरे महीने में एकदम जैसे-जैसे बढ़ जाएगा कम करते चले जाएँगे मात्रा और 6 महीने के बाद इसको दूध की मात्रा चाहे तो आप बंद कर सकते हैं। और 1 महीने के बाद जो गाय-भैंस का बच्चा है, वो हरी घास को पचाने लग जाता है। हालाँकि 10 से 15 दिन के बाद वो घास में मुँह मारने लगता है हरे चारे में, लेकिन उस पेट का जो भाग है, जिससे कि एक्टिवेशन है, शुरू में इसका पूरा पेट एक ही बना होता है, लेकिन बाद में धीरे-धीरे 4 सप्ताह के बाद ह्यूमन के पार्ट विकसित हो जाते हैं और 1 महीने के बाद वो हरे चारे को पचाना प्रारंभ। इन जो छोटे कटड़े, बछड़े या बढ़िया पानी हैं, इनके लिए एक विशेष ध्यान रखनी है कि इनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, जिसे कि आप आम देसी भाषा में जूड़ बोलते हैं। तो हर जो गाय-भैंस का बच्चा है, पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 11वें दिन और 21वें दिन, ये स्टार्टिंग 1 महीने के हैं। उसके बाद 6 महीने तक हर महीने पर इनको आप कीड़े मारने की दवा दिलाते हैं। इसमें एल्बेंडाजोल और फेल्बेंडाजोल के 2 साल्ट होते हैं। बाज़ार में कई तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं मार्केट में। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि दवाई बदल-बदल के लाएँ। जैसे एक बार मान लो पानाकोर ले आए, दूसरी बार आप बेनिमिथ ले आए, तीसरी बार एल्बोमार ले आए। तो ये बार-बार अलग-अलग लाएँगे तो उससे क्या है कि बस जो कीड़े हैं, वो सब तरह के ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले सब कीड़े मर जाएँगे। जब 6 महीने का हो जाता है तो उसके बाद क्या है कि हमें साल में इसको 2 बार देना है। चाहे बड़े पशु हो, चाहे छोटा पशु हो, 6 महीने के अंतराल पे ये गोली आपको अपने पशुओं को देनी ही देनी है। अब दूसरी बात ये आती है कि हमारा जो हीफर है, जो तैयार हमारी होंगी, उसकी देखभाल कैसे करें? उसको तैयार करने के लिए ये है कि हरा चारा और दाना जो दे ही रहे हैं, साथ में उसको 1.5 किलो अलग से राशन, कम से कम 1 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 किलो आपको राशन देना है, जिससे कि वो अच्छे से अपना अंगों को विकसित कर सके और उसको बीमारी से लड़ने में ताकत मिले। अभी एक नया एक्सपेरिमेंट हमने करके देखा है कि यदि हम उसको 250 ग्राम के आसपास 24 घंटे में गुड़ खिला देते हैं, तो वो भी बीमारी से लड़ने में कारगर साबित होता है। जो दाना मिश्रण हमने पहले बताया था, उसमें यदि 250 ग्राम के आसपास 24 घंटे में पशु खिलाएँगे, तो बीमारी से लड़ने की ताकत उसमें ज़्यादा बनती है। अब जो पशु हमारे दूध दे रहे हैं, उसके बारे में बात करता हूँ। ऑन एन एवरेज हम ये कहते हैं कि जो गाय-भैंस हमारी दूध दे रही है 350-400 किलो वज़न के आसपास है, तो उसको कितना हरा चारा, सूखा चारा और दाना खिलाएँ। ये एक सभी किसान भाइयों का मोटा-मोटा प्रश्न है। हालाँकि ये बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है, जैसे कि दूध कितना दे रही है, लैक्टेशन कौन-सा है, पशु की नस्ल कौन-सी है, पशु का वज़न कौन-सा है, पशु के जो दूध है उसमें फैट परसेंट कितनी है, या आपके पास उपलब्धता कितनी है, मौसम कौन सा है। फिर भी हम मोटे तौर पर बताऊँ आपको, एक जो स्वस्थ गाय-भैंस है, उसको करीब 5 किलो के आसपास सूखा 5 से 6 किलो के आसपास आपको सूखा भूसा देना है और उसमें करीब 3 से 4 किलो के आसपास दाना मिश्रण आपको मिला के देना है, जो कि मैंने फ़ॉर्मूला बताया था उसी से या बाज़ार से तैयार भी आप ला सकते हैं। और ऑन एन एवरेज 15 से 18 किलो के आसपास आपको हरा चारा देना है और 80 से 120 किलो के आसपास पानी। ये 5-6 चीज़ें हैं जो मोटी-मोटी आपको ध्यान रखनी है। मैं दोबारा से बताता हूँ। भूसा 5 से 6 किलो, दाना मिश्रण 3 से 4 किलो,
हरा चारा 15 से 18 किलो और पानी 80 से 120 लीटर के आसपास। सर्दी के मौसम में गाय भैंस पानी कम पीती है, 60 से 70 लीटर के आसपास पी लेती है, लेकिन आजकल जो गर्मी है वो 100 से 120 लीटर के आसपास पानी। एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो पशु दूध दे रहा है उसमें ध्यान रखना है कि यदि दूध ज़्यादा दे रहा है वो, तो हमें उसको दूध के अनुसार भी हमें राशन की मात्रा बढ़ा देनी है। आमतौर पर ये कहा गया है कि भैंस के केस में यदि आधा किलो दूध है तो उस पे हम 1 किलो दाना देते हैं। यदि मान लो कोई 10 किलो दूध दे रही है तो हम उसमें 5 किलो दाना देते हैं। ये एक हमारा साइंटिफिक रूल है। लेकिन अब जब भैंस की फैट परसेंट ज़्यादा है तो उसमें आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज हमारा मानना ये है कि जो 10 किलो के आसपास जो गाय दूध देती है उसको 4 से 5 किलो 24 घंटे में आपको दाना मिश्रण देना ही है। अभी जैसे गर्मी का मौसम है तो ये सही समय है जब आप बीमार से लड़ने के लिए पशुओं को टीके लगवा लें, भूख का और गलघोंटू का, जिसे आप बोचा बोलते हैं और जिसे आप लंगड़ी बुखार भी कहते हैं, या हम तो उसको गलघोंटू कहते हैं और भूख कहते हैं। तो ये 2 टीके इस समय लगाने का सही समय है। बाज़ार में ये मिल जाते हैं और ये आजकल जो पशु वैज्ञ जो डॉक्टर हैं, वो भी इस टीके को आपके गाँव में लगवा रहे हैं, सरकार इसको फ्री लगवा रही है। लेकिन मेरा अनुरोध से है, यदि नहीं लगा है जो गवर्नमेंट तरफ से कोई डॉक्टर लगाने नहीं आया है, तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। वो आपको बताएगा कि टीका क्यों नहीं लगा, या टीका बाज़ार से खरीद के लगवाना है, तो भी आप अपने लगवा सकते हैं। ध्यान रहे कि ये टीके जो ख़ास तौर से भूख वाला है, ये आइस बॉक्स में रखा जाता है। ये टेम्परेचर उसमें आइस के हिसाब से मेंटेन होना चाहिए। यदि सीधे धूप के संपर्क में आ गया, तो वैक्सीन हमारी खराब हो सकती है। अब ये बात आती है कि हम किसान भाई कहते हैं कि टीका लगाने से दूध कम होता है। ऐसा नहीं है। यदि आप वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो दूध कम नहीं होता। होता क्या होता है कि जब आदमी पशु के पास जाता है टीका लगाने के लिए, जैसे पशु डॉक्टर जा रहा है या कोई और जा रहा है और जो टीका लगाता है, तो वो इंजेक्शन के डर की वजह से थोड़ा-सा पशु घबरा जाता है और जहाँ इंजेक्शन लगा है, उस जगह पशु को दर्द भी होता है। हो सकता है 1 टाइम या 2 टाइम में आधा किलो के आसपास दूध में कमी आ जाए, क्योंकि पशु डरा हुआ है और उसको हल्का-सा घबराहट हो रही है। इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही टीका मुँह-खुर बीमारी से, गलघोंटू बीमारी से अपने पशुओं को बचाएगा। अभी तक कोविड जो कोरोना है, इसका कोई टीका इंसान के लिए नहीं बना है, ना ही पशुओं के लिए बना है। लेकिन हमारा ये है कि ये बीमारी ना आए, इससे बढ़िया ये है कि आप अपने पशुओं का इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करें। यदि पहले से ही कोई बीमारी है, जैसे मान लो हमारे पशु में गलघोंटू भी है या मुँह खुर कोई बीमारी है, तो ऐसे केस में चांसेस ज़्यादा होता है कि चाहे कोरोना हो या कोई दूसरी बीमारी हो, उस पे जल्दी अटैक करेंगी और पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता को भी वो प्रभावित करेंगी। अभी जैसे कि डाइट की बात हो गई, सोशल डिस्टेंस की बात होगी। एक और इम्पोर्टेंट बात है, डीवर्मिंग बड़े पशुओं पे हम ज़्यादातर करते नहीं हैं। छोटे बच्चों को तो हम कीड़े मारने की दवा देते हैं, लेकिन बड़े पशुओं को नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चाहे पशु आपका दूध दे रहा हो या ना दे रहा हो, साल में 2 बार कीड़े मारने की दवा अवश्य लगाएँ। गोली भी आती है और लिक्विड फॉर्म में। एक और अनुरोध है कि जो पानी आप पिला रहे हैं, अपने ताज़ा नलके का हो। कभी भी नहर का पानी या झोड़ भरा पानी ना पिलाएँ। उनमें क्या होता है कि बीमारी फैलने के चांस बढ़ जाते हैं। आपके पशुओं से दूसरे पशु बीमार लगेंगे या दूसरों से आपके पशु। अभी एक और समस्या हमें देखने मिलती है कि इस मौसम में चिड़िया बढ़ जाती हैं। ख़ास तौर से जो संकर नस्ल के जो गाय हैं, एचएफ क्रॉस वाली हैं, उनमें ये चिचड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए बड़ा सीधा-सा है, किसान भाई जब दवा का स्प्रे करें पशुओं पर, तो साथ-साथ ध्यान रखें कि जहाँ पशु बाँधे हैं, पशु घर है, पशुशाला है, उसमें भी दवा स्प्रे करना चाहिए। मैं तो ये सिफ़ारिश करूँगा कि ये पूरे गाँव को बीड़ा उठाना चाहिए कि पूरा गाँव एक साथ पूरे गाँव में दवाई छिड़के। होता क्या है कि मान लो कि एक किसान भाई ने दवा छिड़क ली है, उसके यहाँ चिड़िया मर जाएगी, लेकिन साथ वाले किसान भाई ने दवा नहीं छिड़की है, तो वहाँ से चिड़िया फिर आपसे अपना प्रकोप जमाना चालू कर देंगी। इसलिए यदि चिड़ियों को खत्म करना है, तो हमें हर विलेज में ग्राम स्तर पर ये प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। सारे किसान भाई अपने अपनी पशुशाला में दवाई छिड़के
साथ में अपने पशुओं को चीज़ों से मुक्त रखें और इसको जो रोटेशन है वो 2 बार 15 दिन के अंदर 2 बार दवा छिड़कनी पड़ती है। क्योंकि जो जीवित चिचिड़ियाँ दिख रही हैं, वो तो दवाई छिड़क से मर गई हैं, लेकिन जो अंडे हैं, उनके जो बच्चे निकलेंगे, उनको मारना है। तो हमें 1 वीक के अंतराल पर 2 से 3 बार जब हम दवा छिड़केंगे, तभी जाके हम इनके जीवन चक्र को तोड़ पाएँगे, जिससे कि चिचिड़ियों का प्रकोप कुछ हद तक हमारे गाँव में कम हो जाएगा। अभी एक और कॉमन बीमारी है, जो गाय-भैंस में देखने को मिल रही है कि मैस्टाइटिस जो हम कहते हैं, थनैला रोग, ये भी एक पशु में बीमारी है, उसका डे बाय डे प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो वो सब हमारी थोड़ी-सी लापरवाही की से वजह से बढ़ता है। बेसिकली मैस्टाइटिस अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हम किसान भाइयों के रख-रखाव की जो कमी है, उसकी वजह से यदि हमने हाथ साफ नहीं किए हैं, थन साफ नहीं की है, तो हमारे थन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे कि थनैला रोग हो जाता है। इसके लिए बहुत छोटा-सा कारगर उपाय टिप्स है, जो बताता हूँ। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने एक छोटी-सी जानकारी आपके लिए शेयर की है। उसमें ये क्या है, कि जो भी पशु है, उसका जब दूध निकाल रहे हो, दूध निकालने के बाद कम से कम वो 20 मिनट तक पशु खड़ा रहे। यानी कि जब पशु खड़ा रहेगा, तो जो गंदगी या कीड़े-मकोड़े या बैक्टीरिया, फंगस, वायरस ज़मीन पे है, वो थनों पे नहीं आएगा। इसका कारण क्या है कि जब हम दूध निकालते हैं, तो थन का जो छेद है गाय-भैंस का, वो करीब-करीब 15 मिनट तक खुला रहता है। एक बार जब पशु खड़ा रहेगा और थन का छेद बंद हो गया, तो उस पशु के थन के अंदर बीमारी जाने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो एक सभी से गुज़ारिश है कि दूध निकालने के बाद 15 से 20 मिनट तक अपने पशु को खड़ा रखें, जिससे कि थनैला बीमारी को बचाया जा सके। अब गर्मी से कैसे बचाएँ? इस मौसम में ध्यान देने की बात है कि अब गर्म लू भी चलेगी, ऊपर से कोरोना का डर भी है। तो हमें करना क्या है कि हमारे पशु को आप छायादार स्थान पे बाँधें, कभी भी सीधी धूप ना लगे और समय-समय पर पानी पिलाने के साथ-साथ उनको 1 बार या 2 बार पानी से नहलाते रहें। अब ये एक समस्या और आती है कि अभी जैसे आपका दूध कैसे बेचें? हो सकता है कि मिल्क वेंडर कोरोना की वजह से आपके पास नहीं आ रहे हों। यदि आ रहे हैं, तो अपने पशुओं को या अपने आप को कैसे बचाएँ? कोशिश करें कि जब आप दूधिया को बेच रहे हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी में देने जा रहे हैं, तो लंबे हैंडल वाला जो दूध मापने का यंत्र है, उसका प्रयोग करें या कोशिश करें कि आप अपने बर्तन को दूसरे किसी व्यक्ति के हाथ लगने ना दें। जब पैसे भी लेन-देन कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप ऑनलाइन लेन-देन करें। यदि एक-दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, तो तुरंत अपना हाथ-मुँह धोएँ, अपने मुँह को ढक के रखें, मास्क पहनें या जो अपने घर में रुमाल या पराना होता है, जिसे अपन तौलिया बोलते हैं, उसे ढक के रखें, आप भी रखें और साथ में जो दूसरे किसान भाई हैं, कोई परिवार सदस्य हैं, सबसे कहें कि अपना मुँह, हाथ ढक के रखें। ये हम नहीं कह सकते कि इसके फैलने के चांसेस कितने हैं या किसके नहीं है, क्योंकि वायरस के जो बारे में हमको ये पता नहीं चलता कि जो सामने वाला व्यक्ति है, वो इन्फेक्टेड है या नहीं। तो जब हम अपने आप को बचाएँगे, अपने पशुओं को बचाएँगे, तो उसमें ही हमारी सुरक्षा है। मैं पुनः कुछ बातें आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे कि आप अपने पशुओं के पास जाते हैं, तो अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धो के जाएँ, मुँह पर मास्क लगाओ, नव आगंतुक से मिलने से पहले उससे मास्क लगवाएँ और उसका हाथ धुलवाएँ। कभी भी हाथ ना मिलाएँ। नमस्ते, अभिवादन हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार हाथ जोड़ के करें और एक-दूसरे से कम 6 फीट का डिस्टेंस बना के चलें। एक छोटा-सा काढ़ा मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, जो हमारे पशुओं के लिए कारगर है। जैसे आज के मौसम में कहते हैं कि थोड़ा सर्द-गर्म सा हो गया है या दूध कम हो गया है या कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए एक छोटा-सा काढ़ा हमारे एनडीआरए ने बनाया है। इसके 5-6 अवयव हैं, मैं लिखवा देता हूँ, आप चाहें तो इसको लिखिए। इस काढ़े के पार्ट हैं, सौंठ, जिसे कि हम अदरक, सूखी अदरक कहते हैं, सौंठ 25 ग्राम, मेथी दाना 25 ग्राम, सोया 25 ग्राम, बड़ी इलायची 25 ग्राम, अजवाइन 25 ग्राम, काला नमक 25 ग्राम। ये सारी चीज़ें हैं जो पंसारे के मिल जाती हैं या अपने घर में भी होता है। एक बार दोबारा से मैं बोलता हूँ, सौंठ 25 ग्राम, मेथी 25 ग्राम, सोया 25 ग्राम, बड़ी इलायची 25 ग्राम, अजवाइन 25 ग्राम, काला नमक 25 ग्राम। ये सारी चीज़ें आपको कूट लेनी है और इसमें हमको 250 ग्राम गुड़ मिलाना है।
ये बड़ा अच्छा टेक्निक है, सारी चीज़ 25 ग्राम है, गुड़ भी 25 ग्राम है, सिर्फ जीरो लगानी है, यानी कि 250 ग्राम बनाना है। जब ये सारी चीज़ें हमारी तैयार होगी है, तो इसको हम 2 लीटर पानी में उबालें। 2 लीटर पानी में उबालने के बाद जब पानी हमारा आधा रह जाए, करीब 1 लीटर के आस-पास रह जाए, तो इसको आप छान के रख लीजिए। वैसे पशु को बिना छाने भी ये कूटा है आपने तो ऐसे पी सकता है। तो ये एक पशु की एक टाइम की खुराक होगी। इस काढ़े से आप अपने पशु को सर्दी या छोटी-मोटी बीमारी से बचा सकते हैं। इससे कि उनकी सफाई भी होगी, साथ में पशु में इम्यून सिस्टम भी इम्प्रूव और ख़ास तौर से जो पशु ब्याने वाले हैं या जो ब्यागे हैं, जिनकी जेर फँस जाती है, उनके लिए तो ये काढ़ा रामबाण है। इस काढ़े को आप अपने पास लिख के रखें, जब भी आपको लगे ये काढ़ा सुबह-शाम 2 दिन तक पिलाना है, यानी कि 4 टाइम पिलाना है, सुबह-शाम 2 दिन पिलाना है, जिससे कि आपके पशु में इम्यून सिस्टम इम्प्रूव। अब एक और जो कॉमन समस्या देखने को पशुओं की मिल रही है, हमने देखा है कि किसान भाई कहते हैं कि हमारे पशु में अच्छा निकल जाता है या अंग दिखाता है या फूल दिखाते हैं। ये सारी समस्याएँ क्यों आई? क्योंकि हमारे पशु का इम्यून सिस्टम या नसें कमज़ोर हो गई हैं और जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो सारी बीमारी अटैक करती है, चाहे कोरोना हो, चाहे मुँह हो, चाहे गलघोंटू हो, कोई दूसरी बीमारी हो। इन सबको हमें इम्प्रूव करने के लिए या कोरोना से बचाव के लिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर हर एक पशु को आपको खिलाना ही खिलाना है। एक और मुख्य बात है साझा करना चाह रहा हूँ कि जहाँ भी गाय-भैंस को आप बाँध रहे हैं, वो जगह साफ-सुथरी हो, वहाँ ताज़ा हवा का प्रबंध हो, पानी का प्रबंध हो और जहाँ गोबर मल-मूत्र पड़ा है, उसके तुरंत निष्पादन हो, जिससे कि बीमारी ना पनपे। अभी जैसे गर्म हवा चलने वाली है या चल रही भी है, तो अपनी जो पशुशाला है, उसकी खिड़कियाँ हैं, उसपे बोरी या टाट लगा दें और उसमें पानी का छींटा मार दें, जिससे कि हमारे पशु के पास ठंडी हवा आए। एक और है कि हमारे जो पशुशाला है वो हमेशा हवादार होनी चाहिए, यानी कि वहाँ हवा का आदान-प्रदान अच्छा होना चाहिए जिससे कि वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहे। आमतौर पर देखा गया है कि जब हम गाय-भैंस जब बाँधते हैं और गोबर या पेशाब पशु करते हैं, वहाँ मीथेन और अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और CO2 तो बढ़ जाता है। यानी कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया बढ़ जाती है और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। इसलिए जगह हमारी ऐसी हो जहाँ हवा का आदान-प्रदान हो और यदि अच्छा ये होगा कि हमारे पशुशाला में पेड़ लगे हों, ऐसे पेड़ लगे हों जो छाया भी दें और अच्छी हवा भी प्रदान एक और छोटा-सा टिप्स है जो किसान भाई अपना अपना सकते हैं। सुबह-शाम आप अपने पशु को चारा डालना जाते हैं, अपने पशुओं के शरीर पर हाथ फेरते हैं। हालाँकि आप कहेंगे कि सर कोरोना में तो हाथ नहीं फेरना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन अपने हाथों को साबुन के घोल से धोते जाएँ और उसके बाद शरीर पे हाथ फेरेंगे, उससे क्या होगा कि हमारे पशु को अपनापन लगेगा। अपनापन लगेगा तो उसकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है जो कि हमारे पशु के सिर के पीछे भाग होती है, वहाँ से ऐसे हार्मोन्स निकलेंगे जो कि उसकी बॉडी को एक्टिवेट करेंगे और दूध उत्पादन ज़्यादा होगा और हमारे पशु का जो स्वास्थ्य है वो भी एक सभी से गुज़ारिश है अपने पशु को दूसरे पशुओं के पास इस कोरोना के संकट काल में ना जाने दें या नए पशु को खरीद के ना लाएं और यदि आप मार्केट से आ रहे हैं तो अपने हाथ मुंह धोएं। मैं तो कहता हूँ कि जो कपड़े पहने हैं उन कपड़ों को भी पहले उतार के रखें और धोएं उनको और नहाने के बाद ही अपने पशुओं के पास जाएं जिससे कि हमारे पशुओं में कोरोना का या कोविड-19 का संक्रमण होने के चांसेस कम से कम। एक और अच्छी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यदि आपको कोई भी पशुपालन संबंधित समस्या आ रही है, तो हमारी जो एनडीआरआई की वेबसाइट है, ndri.res.in इस पे आप लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ अपनी क्वेरी भेज सकते हैं या हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-1199 ये हमारा टोल फ्री नंबर है, इस पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा आप जो आपकी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये हमारे द्वारा आपका से संपर्क करवा देंगे और हम आपको हर समस्या का जवाब देंगे। हमारे यहाँ से एक हिंदी मैगज़ीन भी निकलती है, जिसको हम डेली समाचार कहते हैं। इसमें हम आगे आने वाले 3 महीने में पशुपालन भाई क्या करें, इसके बारे में जानकारी देते रहते हैं।
और प्रश्नों के उत्तर भी देते रहते हैं। यदि आपको कोई समस्या है, तो चाहे तो आप निदेशक राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल को पत्रकार कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, या हमारा ईमेल है dir.ndri@gmail.com, इससे भी संपर्क कर सकते हैं, या आप अपनी इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि हम किसान भाइयों के हित के लिए अच्छी से अच्छी सलाह दे सकें और कम लागत पे अधिक से अधिक दूध पैदा कर सकें। पुनः मैं कुछ बातें रिपीट करता हूँ। पशु के पास जाने से पहले अपने हाथ धोएँ, मुँह ढका हो, यानी अच्छा किस्म का मास्क हो। मास्क ऐसा हो जो कंज्यूमेबल ना हो, यदि ऐसा है तो डेली उसको फेंक दें और नया मास्क लगाएँ। और मैं कहता हूँ कि बाज़ार में अच्छे मास्क उपलब्ध हैं। यदि बाज़ार में मास्क ना मिलाएँ तो अपने घर में जो पड़ना है, रुमाल है, उससे मुँह को ढक के रखें और इस कपड़े को धोते रहें। सीधे पशुओं के पास छींके नहीं, या पशुशाला में कोई भी थूके नहीं। पान खाना और गुटखे फेंकने का, थूक फेंकना, ये भी अच्छी बात नहीं है पशुशाला के पास। और पशुओं के पास कम से कम लोग बाग जाएँ। जब पशु के पास जा रहे हैं तो अपने हाथों को सैनिटाइज़र से या साबुन घोल से धो के जाएँ। बर्तनों को साफ रखें, थनों को टच करते हुए अपने हाथों को धोते रहें। सबसे बड़ी बात ये है कि कम से कम बाज़ार में जाएँ या बाहर जाएँ, सामाजिक जगह पर ना जाएँ। जो अपने पशु की देखभाल कर रहा है, वो व्यक्ति कम से कम बाहर निकले। यदि बाहर निकलना आवश्यक है, तो जाए और आके तुरंत अपने हाथ, मुँह धोए और कपड़े भी धोए। इन सब बातों का यदि किसान भाई ध्यान रखेंगे, तो हम इस कोरोना के संकट से अपने पशु को बचा सकते हैं, और जो कि आर्थिक नुकसान पशु किसानों को हो रहा है, उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। एक छोटी-सी और बात है, जैसे अभी हम क्या बात करें, कुछ किसान भाई कहते हैं कि कोरोना के टाइम में हम अपने दूध को बेच नहीं पा रहे हैं। यदि ये समस्या है, तो किसान भाई अपने घर पे ही दूध से पनीर बना सकते हैं, दूध से और दूसरी मिठाई बना सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में उपलब्ध है। हम ट्रेनिंग 1 दिन की भी है, 3 दिन की भी है, आप जैसा चाहें, आप अपनी इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं या सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो हम आप सभी को, जो चाहे स्टूडेंट हो, किसान भाई हो, या जो इस फील्ड में कार्य करता है, या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन सबसे अनुरोध है कि कोई भी चाहे हमारे यहाँ से आके ट्रेनिंग ले सकता है। मिनिमम से चार्जेज है, जो कि रहने का, खाने का खर्चा ही है। और हम सबसे अच्छी बात ये है कि किसानों के लिए हम बने हैं, पशुओं के लिए बने हैं। हमारा जो संस्थान है, ये किसानों की सेवा के लिए। जय हिंद।